स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मेनली वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन जिसमें पेजिंग और सेगमेंटेशन था उसको डिस्कस किया था, और इसमें थर्ड पार्ट हमारा है वर्चुअल मेमोरी। तो मेन इसमें टॉपिक्स क्या है? वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट्स, डिमांड पेजिंग, परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, थ्रैशिंग एंड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, और एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी एंड आल्सो डिस्कस इट्स एडवांटेज। तो सबसे पहले हम वर्चुअल मेमोरी को डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। इट्स अ टेक्निक दैट अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस दैट आर नॉट कंप्लीटली इन मेमोरी। यानी हम प्रोसेस का कुछ पार्ट को मेमोरी में लेकर आएंगे, पूरा नहीं लेके आएंगे। एंड द वन मेजर एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम इज दैट प्रोग्राम कैन बी लार्जर देन फिजिकल मेमोरी। और यही कंसेप्ट है जिसकी वजह से हम इसको वर्चुअल मेमोरी का नाम देते हैं। मीन्स प्रोसेस साइज इज मोर देन योर फिजिकल मेमोरी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा रैम का साइज सपोज 4 GB है, तो लेकिन अगर हमारे प्रोसेस का साइज 4 GB से भी ज़्यादा है, तब भी हम उतनी ही रैम से उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मेमोरी टेक्निक। Now, the major points are user would be able to write programs for an extremely large virtual address space. Now, because each user program could take less physical memory, more programs could be run at the same time with a corresponding increase in CPU utilization and throughput, but with no increase in response time और turnaround time. ये मैंने रेड से जो मार्क किया है ये आपके सारे इसकी एक तरीके से एडवांटेजेस हैं और मेन पॉइंट्स हैं। Thus, a running program that is not entirely in memory would benefit both the system and the user. And virtual memory involves the separation of logical memory as perceived by the user from the physical memory. Now, इसके advantages क्या है? वही more processes may be maintained, efficient utilization of processor means CPU utilization, process may be larger than main memory, it allows greater multi-programming, or you can say degree of multi-programming may be increased. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वर्चुअल मेमोरी से रिलेटेड आता है हमारा पेज फॉल्ट से रिगार्डिंग। अंडर विच सर्कमस्टांसेस डू पेज फॉल्ट अकर्स, डिस्क्राइब द एक्शंस टेकन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन अ पेज फॉल्ट अकर, और when do page fault occur and describe in detail the actions taken by this। तो हमें पेज फॉल्ट क्या है और पेज फॉल्ट के केस में हमें क्या क्या करना है वो हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो पेज फॉल्ट क्या है कि अगर एक पेज को हमारा वर्चुअल एड्रेस कैलकुलेट हुआ और वो पेज हमारा मेन हम सर्च करने लगे तो वो मेन मेमोरी में नहीं है तो वो पेज फॉल्ट है। अगर वो मेन मेमोरी में मिल जाता है तो वो पेज हिट है। ठीक है, तो हम कहते हैं पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन एक्सेस टू द पेज दैट हैज नॉट बीन ब्रॉट इनटू मेन मेमोरी टेक्स प्लेस। तो व्हाइल process executes and access pages that are in memory, then execution proceeds normally, and access to a page which is not in memory or marked invalid, that causes a page fault. ठीक है, a page fault occurs when a program attempts to access data or code that is not in its address space that is in its address space but not currently located in the system RAM, then it is called a page fault. ठीक है, so when page fault occurs following sequence of event happens। तो ये एक डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि कैसे हमारे स्टेप्स हैं, क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। तो ये जो एक्शन है, अगर कई बार ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, कई बार 10 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। अगर 5 का आता है तो जो स्टेप्स हैं उसके हेडिंग्स लिखने हैं आपको, ये डायग्राम बनाना और उसके हेडिंग लिखने हैं। सिर्फ क्या है कि अगर हमने पेज लोड एम किया और वो एम वाला पेज हमारा मेन मेमोरी में नहीं है, वो क्या करेगा? पेज टेबल में ढूंढेगा, वहाँ इनवैलिड पेज है यानी पेज है ही नहीं वो, तो वो क्या करेगा? फर्स्ट स्टेप तो क्या है? रेफरेंस। सेकंड स्टेप क्या है? इफ इट इज नॉट फाउंड देन इट्स अ ट्रैप एंड गोज टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम search this page into backing store, means third step है page is on backing store। वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम that brings in the missing page into physical memory। तो यानी वो फिजिकल पेज फिजिकल मेमोरी में लेकर आएगा। तो हमारा टॉपिक हो गया ब्रिंग इन मिसिंग पेज। देन रीसेट पेज टेबल, जैसे ही हम फिजिकल मेमोरी में लाएंगे तो हमें पेज टेबल को भी ऑल्टर करना पड़ेगा, रीसेट करेंगे एंड देन रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन।
तो मेनली ये 6 स्टेप्स हैं, दीज आर द एक्शंस टेकन व्हेन अ पेज फॉल्ट अकर्स। फिर से मैं बोलती हूँ, फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड ट्रैप, थर्ड पेज इज ऑन बैक स्टोर, ब्रिंग इन मिसिंग पेज, रीसेट पेज टेबल एंड रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। तो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इन सभी को आपको एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। We check the internal table usually kept in the process control block for this process to determine whether the reference was valid or invalid. If the reference was valid, we did terminate the process, and if it was valid but we have not yet brought in that page, now we now swap the page in. तो हमें स्वैप इन करना पड़ेगा कहाँ से? सेकेंडरी मेमोरी से। नाउ व्हेन वी फाइंड अ फ्री फ्रेम बाय टेकिंग वन फ्रॉम फ्री फ्रेम लिस्ट फॉर एग्जांपल, मतलब आप जब पेज को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाएंगे तो हमें चेक भी करना पड़ेगा कि फ्री फ्रेम कौन सा है, ठीक है। तो वी शेड्यूल अ डिस्क ऑपरेशन टू रीड द डिसाइड पेज इनटू द न्यूली एलोकेटेड फ्रेम, and when the disk read is complete, we modify the internal table kept with the process and the page table to indicate the page is now in one memory. Then we restart the instruction. तो ये 6 हमारे steps हो गए. These are the action taken in case of page fault. अब इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार अकेला आता है, डिमांड पेजिंग। तो हमने वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट देखा ना, वर्चुअल मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ डिमांड पेजिंग। जैसा हमें नाम से पता चल रहा है, डिमांड पेजिंग क्या है कि हर प्रोसेस को हम पूरा का पूरा प्रोसेस हम मेन मेमोरी में नहीं लेके आते, जिस पेज की डिमांड होती है, जिस पेज को एग्जीक्यूट करना होता है, वो पेज हमारा हम मेन मेमोरी में लेके आते हैं। इसका मतलब स्टार्टिंग में उस प्रोसेस का कोई भी पेज हमारा मेन मेमोरी में नहीं होगा, जैसे जैसे हमें डिमांड होती जाएगी वैसे वैसे हम पेज को मेमोरी में लेते आएंगे, ठीक है। सो विद डिमांड पेजिंग वर्चुअल मेमोरी पेजेस आर लोडेड ओनली व्हेन दे आर डिमांडिंग ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। पेजेस दैट आर नेवर एक्सेस्ड आर दस नेवर लोडेड इनटू फिजिकल मेमोरी। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है वो कभी भी फिजिकल मेमोरी में लोड नहीं होते। तो इससे क्या होता है, हमारी मेमोरी कम खर्च होती है, यानी इट टेक्स लेस मेमोरी। If it takes less memory, then we can execute more and more programs. ठीक है? So when we want to execute a process, we swap it into memory. When a process is to be swapped in, the pager guesses which pages will be used before the process is swapped out again. Pager हम किसको कह रहे हैं यहाँ पर? जो हमारा swap in और swap out करता है। तो हम उसको स्वैपर भी बोलते हैं। So rather calling it a swapper, we call it a pager. Then instead of swapping in a whole process, the pager brings only those pages into memory which are in demand. Thus, it avoids reading into memory pages that will not be used anyway and decreasing the swap time and amount of physical memory needed. Now, with this scheme, we need some form of hardware to support the distinguish between pages that are in memory and the pages that are on the disk. ठीक है, तो एक इसका ये डायग्राम आप देख लेंगे, छोटा सा डायग्राम, कि हमने 4 पेजेस, हमारे प्रोग्राम ए के 4 पेजेस थे, हमने स्वैप आउट करके सेकेंडरी मेमोरी में डाला, और प्रोग्राम बी के हमें पेजेस चाहिए तो 3 पेजेस को हमने स्वैप इन करके मेन मेमोरी में लेके आए, ठीक है। तो जैसा हमने कहा कि डिमांड पेजिंग के थ्रू हमारी वर्चुअल मेमोरी इंप्लीमेंट हो रही है, तो इसका मतलब जब हम किसी पेज को सिर्फ डिमांड के केस में लेके आते हैं, इसका मतलब पहले हम वो पेज को ढूंढते हैं कि नहीं, और नहीं, अगर वो नहीं मिलता तो हमारा पेज फॉल्ट होता है। तो इसी पे डिपेंडेंट है हमारा परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेजिंग। तो डिमांड पेजिंग क्या है? हाउ डू वी डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेजिंग? इट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। So how, let's compute the effective access time for just checking the demand page performance. तो effective access time का मतलब है कि इफेक्टिवली हमें मेमोरी को एक्सेस करने में टाइम कितना लग रहा है। देखो, अगर पेज हमारे को डायरेक्टली मिल जाता है तो कितना, 1 मेमोरी एक्सेस टाइम, यानी एक पेज को जितना टाइम मेमोरी को एक्सेस करने में लगा है, टोटल टाइम उतना ही लगेगा। जितने पेजेस होंगे, सारे पेज हिट होते हैं तो हमें नंबर ऑफ पेजेस हिट इनटू मेमोरी एक्सेस टाइम उतना ही लगेगा। लेकिन अगर हमारे सारे पेजेस नहीं है या हमारा पेज फॉल्ट होता है तो मेमोरी एक्सेस टाइम तो लगेगा, साथ साथ में उसका पेज फॉल्ट में जितना ओवरहेड है उतना टाइम भी एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है।
तो उसको हम कहते हैं इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम निकालने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी पड़ती है कि कितने टाइम पेज हिट होगा और कितने टाइम हमारा पेज फॉल्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम चेक करते हैं, हम कहते हैं कि इफ P be the probability of a page fault which is normally between 0 to 1, then we would expect P to be close to 0। हम चाहते हैं कि पेज फॉल्ट की प्रोबेबिलिटी कम से कम, ठीक है, देन दैट इज वी वुड एक्सपेक्ट टू हैव ओनली वेरी फ्यू पेज फॉल्ट। तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, EAT जिसको बोलते हैं, दैट इज 1 minus P। P is the probability of page fault and 1 minus P is the probability of page hit। तो पेज हिट इंटू मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस पेज फॉल्ट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पेज फॉल्ट इंटू पेज फॉल्ट टाइम। तो पेज फॉल्ट टाइम हमारा नॉर्मली कितना होता है, यहां से देखिए आप, effective access time is 1 minus P means page hit into memory access plus probability of page fault into page fault overhead plus swap page out plus swap page in plus restart overhead। तो यानी जितने स्टेप्स हमें पेज फॉल्ट के लिए लगे थे वो सारा ओवरहेड है, तो उसमें जितना टाइम लगता है वो टाइम हमारा मेमोरी एक्सेस टाइम में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो if memory access time is suppose 100 nanosecond and average fault service time is 25 milliseconds, और इसको हम नैनो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देन EAT विल बी इक्वल टू 1 माइनस P इंटू 100 प्लस P इंटू 25 मिली सेकेंड्स। तो 100 नैनो सेकेंड है हमारा हिट के टाइम पे और 25 मिली सेकेंड्स है हमारा पेज फॉल्ट के टाइम के लिए। तो इन सबको हम प्लस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी 100 प्लस पेज फॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ पेज फॉल्ट इनटू एक हमने माइनस 25 000 में से हमने 1 को माइनस किया तो आया 24,999,80। तो इतना हमें टोटल टाइम लगेगा। तो कहता है कि इफ वन एक्सेस आउट ऑफ 1000 कॉजेज अ पेज फॉल्ट then EAT will be 25,000 nanoseconds, means it is slowed down by factor of 250। so this is how we can show परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेजिंग, यानी जितने ज्यादा पेज फॉल्ट होंगे उतना इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम हमारा इंक्रीज हो जाएगा, जितने कम पेज फॉल्ट होंगे उतना हमारा मेमोरी इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम हमारा कम लगेगा। ठीक है, तो पेज फॉल्ट होंगे तो हमें स्वैप इन और स्वैप आउट करना है। तो कौन से पेज को स्वैप आउट करना है और कौन से पेज को स्वैप इन करना है, दैट इज कॉल्ड पेज रिप्लेसमेंट। तो पेज रिप्लेसमेंट में हमारे पास कई सारे एल्गोरिथम्स हैं, तो इन एल्गोरिथम्स पे एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम पहले उसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। तो कई बार ये थ्योरी भी आती है और कई बार मोस्टली हमारा इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। द फर्स्ट वन इज फीफो एल्गोरिथम। दिस इज सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इन दिस OS keeps track of all pages in the memory in a queue and the oldest page is in the front of the queue। So जो सबसे पहले आया वही सबसे पहले रिप्लेस होगा। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं। वी हैव अ पेज रेफरेंसेस ऑफ दीज नंबर ऑफ पेजेस। ये देखिए एग्जांपल आप हमारा, इसको अगर हम डिस्कस करेंगे और इसको हम टैब से देखेंगे, हम अपने देखिए, तो पेज नंबर है हमारा 1, पेज रेफरेंसेस है 13035363। तो हमने हमारे पास सपोज इसके लिए 3 फ्रेम्स हैं फिजिकल मेमोरी में। तो 3 फ्रेम्स में हम इनिशियली हम क्या कहते हैं कि हमारा कोई भी पेज मेमोरी में नहीं है, तो हम डिमांड पेजिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कोई भी पेज नहीं है। तो फर्स्ट पेज की डिमांड हुई पेज नंबर 1, हमारे किसी भी रेफरेंस में नहीं था तो ये पेज फॉल्ट हुआ यानी पेज मिस हुआ, तो हमने इसको एक पेज एलोकेट कर दिया। फिर पेज नंबर आया 3, पेज नंबर 1 तो एलोकेटेड है, 3 हमारा नहीं है तो फ्री फ्रेम हमारे पास पड़ा था, हमने उसको मेमोरी 3 दे दिया। 0 देखा तो फिर से वो पेज नहीं है तो वो फिर से पेज मिस होगा, तो हमने इसको थर्ड फ्रेम भी एलोकेट कर दिया। तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे इनिशियली उतने पेज फॉल्ट तो हमारे होने ही होने हैं, क्योंकि हमारे सारे फ्रेम्स खाली। ठीक है, इसके बाद हमारा फिर से आया पेज नंबर 3,
तो हमने पेज नंबर 3 देखा हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारा पेज हिट हो गया। फिर हमने देखा पेज नंबर आया नेक्स्ट पेज नंबर 5, तो हमारा पेज नंबर 5 कहीं नहीं है, तो ये पेज फॉल्ट हो गया। तो अब हमें पेज को रिप्लेस करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पेज फ्रेम सारे फुल हो गए। तो हम किस पेज को रिप्लेस करें? जो पेज सबसे पहले आया था, पेज नंबर 1 हमारा सबसे पहले आया था, उसको हम रिप्लेस करके पेज नंबर 5 को स्वैप इन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा पेज रेफरेंस आया पेज नंबर 6, तो हमने देखा वो फिर से नहीं मिला, तो हमारा वो फिर से मिस हो गया, पेज मिस हुआ। तो अब हम जब ये पेज मिस हुआ तो हम किसको रिप्लेस करेंगे? जो सबसे पहले, यानी अब 1 को तो हमने रिप्लेस कर दिया, उसके बाद कौन सा आया था? उसके बाद हमारा पेज नंबर 3 आया था, और इसी को हम रिप्लेस करेंगे। 3 इज रिप्लेस्ड विद पेज नंबर 6। तो नेक्स्ट हमारा पेज रेफरेंस आया 3, तो हम इन तीनों में चेक करेंगे, ये फिर से हमारे पास नहीं है, तो फिर से एक और पेज फॉल्ट हुआ हमारा। तो अब हम किसको रिप्लेस करेंगे? तो 1 के बाद 3 के बाद जो हमारा सबसे पहले आया था दैट इज पेज नंबर 0, और उसको हम रिप्लेस कर देंगे 3 से। तो आउट ऑफ दीज 7 पेज रेफरेंसेस ओनली देयर इज ओनली 1 पेज हिट एंड ऑल 6 आर पेज फॉल्ट्स। तो टोटल पेज फॉल्ट हो गए हमारे 6, अगर हमने फीफो एल्गोरिथम को फॉलो किया। ठीक है। एक क्वेश्चन कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा बिलेडीज एनोमली से आ जाता है कि व्हाट इज बिलेडीज एनोमली? बिलेडीज एनोमली इट ओनली हैपेंस इन द केस ऑफ फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, और किसी में हमारा नहीं आता ये। ठीक है। तो बिलेडीज एनोमली है क्या? वो कह रहा है इट प्रूव्स दैट दिस इट इज पॉसिबल टू हैव मोर पेज फॉल्ट्स व्हेन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स व्हाइल यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ा दें तो हमारे पास ज्यादा स्पेस होगा फिजिकल मेमोरी में, तो हमारे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कम होंगे। लेकिन बिलेडीज एनोमली हमारा जस्ट अपोजिट है, कि इसमें क्या होता है कि हम पेज फ्रेम्स बढ़ाते हैं लेकिन पेज फॉल्ट भी हमारे साथ में साथ इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। तो जैसे ये जो हमारा ऊपर का था, अगर हम इसको एक क्वेश्चन से देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पेज रेफरेंसेस हमारे ये हैं, अगर सपोज, ठीक है, और 3 स्लॉट है। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हमें कैसे देखना है कि पीपो एल्गोरिथम को कैसे फॉलो करना है, उस एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए अगर हम देखेंगे तो टोटल हमारे 9 पेज फॉल्ट्स आएंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम एक फ्रेम बढ़ा देंगे, 3 फ्रेम से 4 फ्रेम्स कर देंगे और फिर दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, तो हम देखेंगे हमारे पेज फॉल्ट इंक्रीज हो गए, यानी 10 पेज फॉल्ट हो गया। और इसी को हम कहते हैं बिलेडीज एनोमली। और ये याद रखना है, दिस कैन हैपन ओनली इन द केस ऑफ फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो नेक्स्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या है हमारा? ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब इसमें हम क्या करते हैं? pages are replaced which would not be used for the longest duration of time in the future। यानी हम उस पेज को रिप्लेस करते हैं जो आगे आने वाले टाइम में नजदीक से नहीं आने वाला, जो सबसे दूर है आगे आने वाले समय में। ठीक है। तो सपोज हमारे पास ये वाले पेज रेफरेंसेस हैं, ये आप एग्जांपल में देख रहे हैं। तो 4 फ्रेम्स हैं हमारे पास सपोज। तो पहला पेज रेफरेंस आया 7, क्योंकि इनिशियली सारे फ्रेम्स एम्प्टी हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया था 4 फ्रेम्स है, तो 4 पहले पेज फॉल्ट होंगे हमारे। ठीक है। तो पहला पेज फॉल्ट 7 के लिए आया, तो फ्री फ्रेम इसको एलोकेट हो गया। दूसरा पेज फॉल्ट 0 के लिए आया, तो इसको फ्रेम एलोकेट हो गया। तीसरा पेज फॉल्ट पेज नंबर 1 के लिए आया, इसको एलोकेट हो गया। और चौथा पेज फॉल्ट पेज नंबर 2 के लिए आया, पेज नंबर रेफरेंस 2 के लिए आया, और वो इसको एलोकेट हो गया। अब चारों फ्रेम्स फुल हो गए, तो हमारा पेज नंबर 0 आया, तो हमने देखा ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये पेज हिट हो गया हमारा। नेक्स्ट आया पेज नंबर 3, तो पेज नंबर 3 हमारा इस इन रेफरेंसेस में, इन फ्रेम्स में नहीं है, तो ये हमारा पेज मिस हो गया। और जब पेज मिस हुआ, हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग जल्दी से करने के लिए मिस ना करके जहां जहां मिस हो वहां स्टार लगा लो, और जहां जहां हिट हो वहां पर टिक लगा लो। ठीक है। तो जब 3 आया तो हम किस पेज को रिप्लेस करेंगे? ऑप्टिमल में हम चेक करेंगे इन चारों पेजेस में से जो पेज हमारा फ्यूचर में नजदीक में नियरेस्ट में नहीं आ रहा, तो 2 हम देखेंगे। 2 जो रेफरेंस है हमारा 1 2 3 4 के बाद आ रहा है, 4 एक्सेस के बाद 1 रेफरेंस हमारा आगे कहीं नहीं आ रहा। ठीक है।
तो अगर हमारा 1 का रेफरेंस कहीं नहीं आ रहा, हम नेक्स्ट देखेंगे 0, क्या 0 0 तो हमारा 2 ही रेफरेंसेस के बाद आ रहा है। 7 7 भी हमारा कहीं नहीं आ रहा। अच्छा 2 तो हमारा आ रहा है इतने के बाद 1, तो हम 1 या 7 किस इसमें से किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय चांस इसमें 3 को रिप्लेस किया हुआ है 7 के साथ, क्योंकि 7 का भी फ्यूचर रेफरेंस कहीं है नहीं, तो हमने 7 के बदले 3 ले आए, ठीक है। तो हमने इस पेज को रिजॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारा पेज रेफरेंस आया 0, तो 0 हमने देखा इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये पेज हिट हो गया। फिर हमने देखा पेज नंबर 4, तो वो रेफरेंस हम वो फ्रेम में हमारा नहीं है पेज रेफरेंस, तो ये हमारा मिस हो गया, तो हम इसमें स्टार लगाएंगे और हम देखेंगे कि किससे रिप्लेस करें। तो इस बार देखें आप, पेज नंबर 2 हमारा जस्ट नेक्स्ट में आ रहा है, पेज नंबर 1 आगे हमारा कहीं नहीं है, तो हम पेज नंबर 1 से इसको रिप्लेस कर देंगे और पेज नंबर 1 के बदले हमारा 4 आ गया और ये रिजॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा पेज रेफरेंस आया 2, तो 2 हम चेक करेंगे, ये ऑलरेडी है, तो ये हमारा पेज हिट हो गया। अगर नेक्स्ट आया हमारा पेज रेफरेंस 3, 3 भी हमारा ऑलरेडी है इसमें, तो ये भी हिट हो गया। 0 हमने चेक किया, 0 भी ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है फ्रेम में, तो ये भी हिट हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा फिर से 3 आया और 3 भी हमारा प्रेजेंट है, तो ये भी पेज हिट हो गया। फिर हमारा 2 आया, तो 2 भी हमारा प्रेजेंट है, तो ये भी पेज हिट हुआ। और फिर 3 आया, तो फिर 3 भी हमारा पेज हिट है। तो हमारे टोटल पेज फॉल्ट कितने हुए? 6 हुए। हमारे रेफरेंसेस कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 में से हमारे 6 पेज फॉल्ट हुए। तो जो इसका हम पेज फॉल्ट रेशो या पेज मिस रेशो निकालेंगे, इट इज 6/12, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो पेज हिट है हमारे कितने होंगे? 12 माइनस 6, तो इक्वल इक्वल देखें आप, पेज हिट भी हमारा 6/12 है और पेज मिस भी हमारा 6/12 है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पेज एल्गोरिथम। नेक्स्ट हमारा है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। लीस्ट रिसेंटली यूज यानी इसको जब हम देखेंगे, इसमें क्या होता है, हमने ऑप्टिमल में क्या करा, हमने फ्यूचर का देखा, तो हम ऑप्टिमल हमारा बेस्ट रिजल्ट देता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रोसेस का पहले से मालूम नहीं होता कि फ्यूचर में इसके कौन से पेज रेफरेंसेस आएंगे और कितने पेज रेफरेंसेस आएंगे, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो एक थर्ड एल्गोरिथम और आया हमारा लीस्ट रिसेंटली यूज, जिसमें हम फ्यूचर के रेफरेंसेस को नहीं चेक करते, हम पास्ट के रेफरेंसेस को चेक करते हैं। वी विल रिप्लेस द पेज विच इज लीस्ट रिसेंटली यूज, यानी जो अभी रिसेंटली यूज हुआ है उसी को हम रिप्लेस करेंगे। हम मान के चलते हैं जो अभी रिसेंटली यूज हुआ, मतलब लीस्ट रिसेंटली जो यूज हुआ वो हमारा आगे भी जल्दी से आने वाला नहीं है, उसी को हम रिप्लेस करते हैं। तो फिर से हमारे पास यही पेज रेफरेंसेस आए और हमारे पास फ्री फ्रेम्स कितने हैं? 4 है हमारे पास। तो पहले 4 तो हमारे पेज फॉल्ट हो जाएंगे, 7 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 2 आएगा। अब 0 आया नेक्स्ट पेज रेफरेंस, तो हमारा 0 ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो ये पेज हिट हो गया। फिर हमारा 3 आया, तो यहाँ पर पेज मिस हो गया, तो हम देखेंगे कि हम किसको रिप्लेस करें। तो हम पास्ट का देखते हैं, ना कि फ्यूचर का। तो हम पास्ट में देखेंगे कि लीस्ट रिसेंटली हमने 2 को तो अभी 2 पहले ही यूज किया, 0 को हमने 1 को हमने कब यूज किया? 3 पहले यूज किया। हमने 0 को कब यूज किया? 4 पहले यूज किया। और 7 को कब यूज किया? 5 पहले यूज किया, 5 एक्सेस टाइम पहले, यानी लीस्ट रिसेंटली यूज हमारा 7 था, तो इसको हमने रिप्लेस करके 3 से इसको हमने रिप्लेस कर दिया। फिर नेक्स्ट रेफरेंस आया 0, वो हमें इसमें मिल गया, तो ये हिट हो गया। फिर नेक्स्ट आया 4, फिर से हमें नहीं मिला, तो ये मिस हो गया। तो अब हम किसको रिप्लेस करेंगे? फिर से हम ये 4 रेफरेंसेस को टेस्ट करेंगे, फ्रेम्स को 2 के लिए देखेंगे कि 2 हमारा कितनी पहले आया था? वो 4 रेफरेंसेस पहले आया था। 4 को हम 1 को हम चेक करेंगे, वो 3 रेफरेंसेस पहले आया था। 0 को हम चेक करेंगे, वो हमारे 5 रेफरेंसेस पहले आया था। और 3 को हम चेक करेंगे, ये जस्ट रिसेंटली यूज हुआ था। तो रिसेंटली यूज वाले पेज को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, जो सबसे पहले यानी लीस्ट रिसेंटली यूज था उसको हम रिप्लेस करेंगे और 4 को इससे हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो
इसी तरह से हम 2 के लिए चेक करेंगे। 2 हमारे पास ऑलरेडी हिट है, 3 हमारे पास ऑलरेडी हिट है, 0 हमारे पास ऑलरेडी हिट है और 3 हमारे पास ऑलरेडी हिट है, 2 भी हिट है और 3 भी हिट है। तो अब अगर हम इसमें चेक करेंगे, देर आर टोटल ऑफ 4 पेज फॉल्ट्स। तो जो मिस रेशो हो जाएगा हमारा 4 डिवाइडेड बाई 12 एंड हिट रेशो हो जाएगा हमारा 12 में से 4 गए हमारे कितने, बाकी 8 पेज हिट एंड 4 पेज मिस। तो उससे हम मिस रेशो और हिट रेशो निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा हमेशा आता है, देखिए हमारा पिछले सालों में कितनी बार आया हुआ है थ्रैशिंग के ऊपर। व्हाट इज थ्रैशिंग, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ थ्रैशिंग, हाउ डज सिस्टम डिटेक्ट थ्रैशिंग एंड हाउ वी कैन एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम। व्हाट इज थ्रैशिंग, स्टेट द कॉज ऑफ थ्रैशिंग, यानी थ्रैशिंग क्या है, उसका कॉज क्या है, हाउ वी कैन एलिमिनेट, ये बार बार आ रहा है। तो 4-5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है ये आने का। तो हम थ्रैशिंग समझना है क्या है। अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया पेज फॉल्ट्स। तो जितने ज़्यादा पेज फॉल्ट्स होंगे उतने ज़्यादा हमें पेज रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे। तो जितने ज़्यादा हम पेज रिप्लेसमेंट करेंगे तो जो हमारा सीपीयू का टाइम है वो वेस्ट होगा और मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्वैप इन स्वैप आउट में लगा रहेगा इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो सीपीयू एग्जीक्यूशन हमारा कम हो जाएगा, उसके साइकिल्स बेस जाएंगे, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और जब सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या लगेगा कि इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो कम है, तो वो नंबर ऑफ प्रोसेस, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज कर देगा, विच विल फर्दर इंक्रीज पेज फॉल्ट्स और फिर से और ज्यादा स्वैप इन स्वैप आउट होंगे। तो क्या होगा, ऐसा होते होते एक स्टेज ये आ जाएगी कि हमारा एग्जीक्यूशन टाइम से ज्यादा टाइम स्वैप इन और स्वैप आउट में लग रहा है। उस स्टेज को हम कहते हैं थ्रैशिंग। ठीक है, तो थ्रैशिंग का डेफिनेशन क्या है, process that is spending more time in paging than executing is said to be thrashing. If the number of frames allocated to low priority process falls below the minimum number required by the computer architecture, we must suspend the process execution and we should then page out this its remaining pages also, यानी उस पूरे पेज को हम swap out कर देंगे and freeing its all allocated frames. Now this provision introduces swap in and swap out level of intermediate CPU scheduling. Then in fact, look at any process that does not have enough frames. Now if the process does not have enough frames, it need to support pages in active use and it will quickly page fault. Now at this point it must replace some page. तो जैसा हमने कहा भी, हाई पेजिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड थ्रैशिंग। तो एक टाइम ये आएगा पेज इन पेज आउट, पेज इन पेज आउट, यही चलता रहेगा, पेज फॉल्ट चलते रहेंगे और उस हाई पेजिंग एक्टिविटी को हम कहेंगे थ्रैशिंग। कॉजेज क्या है थ्रैशिंग के, क्यों होता है हमारा थ्रैशिंग? द ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर्स सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड इफ सीपीयू यूटिलाइजेशन इज लो, वी इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोसेसेस टू द सिस्टम। एंड अब उसके लिए हमारे कई पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज होते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम भी यूज कर सकते हैं। इट रिप्लेसेस पेजेस विदाउट रिगार्ड टू द प्रोसेस टू विच दे बिलोंग। यानी एक प्रोसेस के पास 3 फ्रेम्स थे, हमें हो सकता है कि क्या करना पड़े, हमें ज्यादा फ्रेम्स की जरूरत है पेज फॉल्ट को कम करने के लिए, तो हम दूसरे प्रोसेस के पेजेस को भी रिप्लेस कर देंगे। उसको हम कहते हैं ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है, now it start faulting and taking frames away from other processes also. तो जब दूसरे प्रोसेसेस से लेंगे तो वो भी हमारा पेज फॉल्ट होने लगेगा और उनका भी एग्जीक्यूशन टाइम हमारा बढ़ जाएगा। now these processes need those pages, उनको उन पेजेस की जरूरत थी, तो वो क्या करेगा, वो फिर से स्वैप इन स्वैप आउट करेगा। so they also used to fault and taking frames from another process. Now these faulting process must use the paging device to swap pages in and out as they queued up for paging device and the ready queue empties. तो ready queue में हमारे पास literally कोई process नहीं होंगे क्योंकि सारे processes हमारे page in page out में लगे हैं। तो क्या होगा, अब इस तरह से सारे प्रोसेस हमारे वेटिंग क्यू में चले जाएंगे तो सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर हमारा इंक्रीज करने के लिए नए नए प्रोसेसेस को बीच में लाएगा।
तो एक स्टेज आएगा, पेजिंग एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी और थ्रैशिंग होगा, एंड सो सिस्टम थ्रूपुट ऑल्सो प्लंजेस। तो हम इसको इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये डायग्राम हमारा थ्रैशिंग में इंपॉर्टेंट है। जब हम ये 2 नंबर्स का भी क्वेश्चन आ सकता है हमारा थ्रैशिंग, तो 2 नंबर्स के आंसर में भी आपको डायग्राम बनाना है कि विद द इंक्रीज इन सीपीयू यूटिलाइजेशन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, हम कहते हैं कि व्हेन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑल्सो इंक्रीज, बट at some point of time if we further increase degree of multi-programming then CPU utilization is decreased drastically. So what is the solution of thrashing? We can limit the effects of thrashing by using local replacement algorithm or priority replacement algorithm. और इसको करने का, प्रिवेंट करने के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है हमारे पास, वर्किंग सेट स्ट्रैटेजी। तो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ सेट ऑफ पेज रेफरेंसेस का एक वर्किंग सेट मॉडल बनाते हैं। तो एक एग्जांपल में देखिए आप कि हमारे पास हम एक विंडो लेते हैं, वर्किंग सेट विंडो, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो इस फर्स्ट वाले डेल्टा में अगर आप चेक करेंगे तो हमारे कौन से पेजेस हैं, पेज रेफरेंस 2, 6, 1, 5, 7 एंड 5। तो ये जो वर्किंग सेट बना हमारा, दैट इज फॉर पेज नंबर 1, 2, 5, 6, 7, सिर्फ इतना ही सेट का बना। फिर हम आगे गए विंडो में और हमने इस टाइमलाइन से यहाँ, इस टाइमलाइन से इस टाइमलाइन तक पेज देखे, तो ये वर्किंग सेट हमारा एट टाइम T2, इसमें हम देखा सिर्फ 2 ही पेज रेफरेंसेस आ रहे हैं, 3 एंड 4। यानी इस टाइम पे हमें सिर्फ 2 पेज रेफरेंस की जरूरत है और टाइम T1 पे हमें 5 पेज रेफरेंसेस की जरूरत है। तो जब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, जितने पेजेस की जरूरत है हम उतने पेज को, उतने फ्रेम्स को डिमांड करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर हमने पहले से चेक कर लिया कि हमें इस टाइम विंडो में सिर्फ 2 ही पेजेस चाहिए और हम 2 पेज का रेफरेंस रखेंगे, तो हमारा कभी भी दोनों पेजेस को मेन मेमोरी में लेके आएंगे तो कभी भी पेज फॉल्ट नहीं होगा। पेज फॉल्ट नहीं होगा तो हम थ्रैशिंग की स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे। जैसे T1 के टाइम हमें 5 पेज रेफरेंसेस मोस्टली आ रहे हैं हमारे पास, तो हम 5 पेज फ्रेम्स रखेंगे तो हमारा ये पांचों के पांचों हम मेन मेमोरी में लेके आएंगे तो कोई भी पेज फॉल्ट नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा वर्किंग सेट मॉडल यूज होता है एंड दिस इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ लोकेलिटी। तो लोकेलिटी में हम मानते क्या है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या है वो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाया। व्हाट इज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस? इट इज अ टर्म फॉर द फिनोमिनन इन विच द सेम वैल्यूज और रिलेटेड स्टोरेज लोकेशंस आर फ्रीक्वेंटली एक्सेस एंड डिपेंड्स ऑन मेमोरी एक्सेस पैटर्न। अगर आप समझें कि अगर हम एक लूप को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और लूप में 4 स्टेटमेंट्स हैं, तो जितनी बार वो लूप एग्जीक्यूट होगा वो उतनी बार वही चारों पेजेस हमारे को जरूरत पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लेकिन कभी कभी हम सीक्वेंस में अपने मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते करते सडनली कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, टेम्पोरल लोकेलिटी एंड स्पैशियल लोकेलिटी। टेम्पोरल लोकेलिटी मीन्स दैट अ recently executed instruction is likely to be executed again very soon, that for example in loop. ठीक है, and then the other one is spatial locality, means the instructions stored nearby to recently executed instructions are also likely to be executed soon. And the spatial aspect suggests that instead of bringing just one item from the main memory to the cache, it is wise to bring several items that reside which are adjacent addresses as well. यानी एक तरीके से आसपास के बाकी पेजेस को भी लेके आए, एक पूरा ब्लॉक हम मेन मेमोरी में लेके आए। ठीक है, तो ये था सारा कंसेप्ट हमारा वर्चुअल पेजेस का। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे अपने न्यूमेरिकल्स के लिए।